Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is shortest job first scheduling algorithm. Yesterday we have discussed about FCFS scheduling. जैसे कि आपको बताया गया था कि जो हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है उसमें हम अराइवल टाइम को कंसीडर करते हैं। प्रोसेस जो पहले आई उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा, CPU उस प्रोसेस को पहले टाइम देगा इन कंपैरिजन टू अदर प्रोसेसेस। FCFS में नॉन प्रीएम्पशन होता है, मींस अगर हमारे पास में हायर प्रायोरिटी की जॉब बाद में आ रही है और लोअर प्रायोरिटी की जॉब का एग्जीक्यूशन चल रहा है तो लोअर प्रायोरिटी की जॉब CPU को होल्ड करके रखेगी जब तक कि उसका वर्क एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम बर्स्ट टाइम को देखते हैं। देखिए, बर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं ये वो टाइम होता है जिसमें कि किसी प्रोसेस का टास्क कंप्लीट होता है, मींस इतने टाइम की रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस को अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। स्टूडेंट्स, इन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट the process with the lowest burst time among the list of available processes in the ready queue is going to be scheduled next. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम में ऐसी प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम लोवेस्ट होता है, हमारे पास में रेडी क्यू होती है जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस रहती हैं। इन सारी प्रोसेसेस में उस प्रोसेस को CPU पिक करता है जिसका बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम कम है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोसेसेस जो कि रेडी क्यू में अवेलेबल हैं। मींस जिसका बर्स्ट टाइम कम है CPU उसको शेड्यूल करेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम आप एडवांस में कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। इट मीन्स इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना किसी भी सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट और फाइंड आउट द एग्जैक्ट बर्स्ट टाइम फॉर ए प्रोसेस। हम पहले से ही किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के जो एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला मैक्सिमम थ्रूपुट। देखिए, यहाँ पर हमें मैक्सिमम थ्रूपुट मिलता है। यस्टरडे हमने प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट की थी, उसमें हमने देखा था कि ऐसी प्रोसेस जिसका कि हम बर्स्ट टाइम कम है उसको पहले कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास में एवरेज टाइम कम आ रहा है, और अगर हम ऐसी जॉब जिसका आप कह सकते हैं बस टाइम बहुत ज़्यादा है वो पहले एग्जीक्यूट हो रही है तो उसका एवरेज वेटिंग टाइम अगर हम निकालते हैं तो वो ज़्यादा आता है। जितना कम एवरेज वेटिंग टाइम होगा सिस्टम की परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, हमें वहाँ पर मैक्सिमम थ्रूपुट मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम मिलता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और दूसरा टर्न अराउंड टाइम भी क्या है, कम है। देखिए, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला ये है कि यहाँ पर कभी कभी स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर प्रीएम्पशन को ऐड करेंगे, यहाँ पर हम हायर प्रायोरिटी को ऐड करेंगे तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेबल बिकॉज द एग्जैक्ट बर्स्ट टाइम फॉर ए प्रोसेस कैन नॉट बी नोन इन एडवांस। इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्ट बर्स्ट टाइम किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा ये पहले से फाइंड आउट करना इन एडवांस एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। हमारे पास में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिन टेक्निक्स का यूज़ करके CPU के बर्स्ट टाइम को फाइंड आउट किया जाता है, जिसमें हमारे पास में स्टैटिक टेक्निक्स हैं, हमारे पास में डायनेमिक टेक्निक्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि SJF इम्प्लीमेंट तब होगा
जब कम से कम हमारे पास में 2 प्रोसेस रेडी क्यू में हो। मीन्स कोई अगर प्रोसेस पहले आ रही है तो प्रोसेसर CPU पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर उससे कम बर्स्ट टाइम की प्रोसेस नेक्स्ट टाइम में आ गई तो CPU पहली वाली प्रोसेस को लीव करके सेकंड वाली प्रोसेस पे चला जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में हमारे पास में 5 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5। यहाँ पर हमें एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है प्रोसेस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट जॉब को पिक कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई सी भी प्रोसेस 0 पे अराइव नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम 1 सेकंड जो होगा उसको शेड्यूलिंग में लगेगा CPU को। तो अगर हम इसका गैंट चार्ट प्रिपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि P1 को टाइम मिलेगा। देखिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो सबसे पहले इसका अराइवल टाइम 1 है। तो अगर मैं इसके कंप्लीशन टाइम की बात करूं तो सबसे पहले कंप्लीशन टाइम यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर नॉन प्रीएम्पशन है, तो CPU ने सबसे पहले इसको टाइम दिया। देखिए 1 सेकेंड इसको शेड्यूलिंग में लगा, तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम कितना हो गया 1 + 7 8। नाउ इसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है, इसका बर्स्ट टाइम 2 है, तो 8 + 2 10 हो गया। इसके बाद में मेरे पास में शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है, दिस वन। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसको टाइम लगेगा डेट इज़ इक्वल टू 13, 10 और 3 13। नाउ इसके बाद कौन सी है, दिस वन 13 और 8 डेट इज़ इक्वल टू 21। नाउ स्टूडेंट्स 21 + 10 डेट इज़ इक्वल टू 31। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट किया। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर कोई प्रोसेस 0 पे आती है तो उसका एग्जीक्यूशन तुरंत स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे CPU कुछ समय के लिए आइडियल नहीं बैठता है, बट यहाँ पर इसका अराइवल टाइम क्या है 1 मिलीसेकंड है, तो CPU कुछ समय के लिए आइडियल बैठेगा। तो जो पहला स्लॉट होगा उसको हम यहाँ पे 1 सेकंड कैलकुलेट करेंगे, तो 1 + 7 8। इसके बाद में शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है, P3, इसको 2 मिलीसेकंड लगे, 10 हो गया, 8 + 2 10। इसके बाद P2 शॉर्टेस्ट जॉब है, मीन्स 10 + 3 13। इसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब P5 है, प्रोसेस 5 है, 13 + 8 21। देन P4 है 31। नाउ अब हम इसका टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो आपका कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को हम माइनस कर देते हैं। 8 - 1 डेट इज़ इक्वल टू 7, 13 - 3 डेट इज़ इक्वल टू 10, 10 - 6 डेट इज़ इक्वल टू 4, 31 माइनस यहाँ पे हम 7 करेंगे, 31 - 7 डेट इज़ इक्वल टू 24, then 21 - 8 that is equal to 13। नाउ स्टूडेंट वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे। वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए टर्न अराउंड टाइम में से हम बर्स्ट टाइम को माइनस कर देते हैं। 7 - 7 0 हो जाएगा, 10 - 3 that is equal to 7, 4 - 2 that is equal to 2, 24 - 10 that is equal to 14, 13 - 8 that is equal to 5। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए इनको प्लस कर देना है आपको एंड डिवाइड बाय 5 करेंगे हम, मीन्स 0 + 7 + 2 + 14 + 5/5, तो डेट इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 5। नाउ स्टूडेंट्स देखिए CPU किसी भी प्रोसेस के बर्स्ट टाइम को प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करता है। हमारी जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम है वो वन ऑफ द बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, बिकॉज इट प्रोवाइड द मैक्सिमम थ्रूपुट। ये हमें मैक्सिमम थ्रूपुट देती है और यहाँ पर हमें मिनिमम वेटिंग टाइम मिलता है, प्लस टर्न अराउंड टाइम भी यहाँ पे कम होता है। बट इस एल्गोरिथम के
साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम हम पहले से ही फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि उसे एग्जीक्यूशन में इतना टाइम लगेगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन अप्रॉक्सीमेट द CPU बर्स्ट टाइम फॉर ए प्रोसेस। हम CPU के बर्स्ट टाइम को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे पास में वेरियस टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से CPU के बर्स्ट टाइम को एज्यूम किया जाता है किसी भी प्रोसेस के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, आवर एजम्पशन नीड टू बी एक्यूरेट इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द एल्गोरिथम ऑप्टिमली। जो भी हम एजम्पशन करेंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी एल्गोरिथम का ऑप्टिमल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक टेक्निक की। देखिए, दो तरीके की टेक्निक हम यहाँ पर देखेंगे। एक हमारे पास में स्टैटिक टेक्निक होगी, दूसरी हमारे पास में डायनेमिक टेक्निक होगी। अगर मैं स्टैटिक टेक्निक की बात करूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोसेस का साइज़ देखते हैं, प्रोसेस का टाइप देखते हैं। In this, we can actually predict the burst time of a new process according to the burst time of an old process of similar size as of new processes. Students, मेरे पास में एक ओल्ड प्रोसेस है जिसका साइज़ 21 KB का है, एक नई प्रोसेस आ रही है जिसका साइज़ कितना है 22 KB का है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहली वाली प्रोसेस है जिसका साइज़ 21 का, उसको 10 मिलीसेकेंड लग रहे हैं। तो ये जो हमारे पास में प्रोसेस आई, इसका सेकेंड प्रोसेस जो आई, इसका 22 KB का साइज़ है, तो मिनिमम अराउंड 11 मिलीसेकेंड्स लगेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस के साइज़ के थ्रू हम एजम्पशन करते हैं। नाउ प्रोसेस का टाइप यहाँ पर देखा जाता है। अब प्रोसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसेस होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये कंपाइलर हैं, शेड्यूलर्स हैं, और इनका जो टाइम होता है वो जनरली 3 to 5 मिनट्स का होता है। स्टूडेंट्स, सेकंड यूज़र प्रोसेसेस आती हैं हमारे पास में, जिसमें इंटरेक्टिव प्रोसेसेस होती हैं। इनका टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है। मींस यूज़र से ऐसी प्रोसेसेस जो यूज़र से इंटरेक्ट करेंगी वो हमारी यूज़र प्रोसेसेस कहलाती हैं। यहाँ पे हो सकता है कि यूज़र इनपुट और आउटपुट, यूज़र इनपुट एंटर करे, उसके बेसिस पे आउटपुट मिले। कुछ फॉरग्राउंड प्रोसेसेस होती हैं। इनका बेसिक वर्क होता है किसी भी टास्क को फैसिलिटेट करना। आप MS ऑफिस से वर्क कर रहे हैं, आप टैली में वर्क कर रहे हैं, इनका टाइम ज़्यादा होता है इंटरेक्टिव प्रोसेसेस से। ये जो प्रोसेसेस होती हैं वो CPU और इनपुट आउटपुट का बाउंड का मिक्स प्रोसेसेस होती हैं। कुछ प्रोसेसेस बैकग्राउंड में भी रन करती हैं। इनका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये दूसरी प्रोसेस को रन कराने के लिए सपोर्टिंग फीचर्स अवेलेबल कराती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ डायनामिक प्रोसेसेस होती हैं जहाँ पे हम सिंपल एवरेजिंग और एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग और एजिंग कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्रोसेस की। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।